गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है नवोदय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये दोनों टॉपिक्स आपके एलटी के सिलेबस के यूनिट 5 में मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनसे भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो जाते हैं। तो जैसा कि मेरा आइडिया है कि एलटी में आपका जो पेडागोजी का सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, उससे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 यूनिट दिए गए हैं, है ना। तो मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि हर यूनिट से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इस यूनिट से आपका ये टॉपिक जो है, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेकिन और इसमें बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं है, तो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और 1-2 चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम, जिससे कि हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम नवोदय विद्यालय संगठन से। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं नवोदय विद्यालय संगठन के बारे में। तो नवोदय विद्यालय संगठन जो है, इसकी स्थापना 1986 के अंतर्गत गांव में रहने वाले बच्चों की प्रतिभा को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। इन विद्यालयों को खोलने की घोषणा जो है वो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी और उसने ही इनकी स्थापना की है। इनका जो नाम है वो पड़ा था जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, और इसीलिए इनको जवाहर नवोदय विद्यालय भी कहा जाता है। इन विद्यालयों का उद्देश्य होता है सबसे अच्छे ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को आगे लाना, मतलब यही इसका लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक ज़िले में एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए। ये केंद्र से संबंधित होते हैं और इनका संचालन एक समिति करती है जिसका नाम है नवोदय विद्यालय समिति। सबसे पहला नवोदय विद्यालय जो था वो 1986 में खोला गया था और पहले 2 नवोदय विद्यालय आपके हैं अमरावती महाराष्ट्र में और दूसरा है झज्जर हरियाणा में। ये दोनों पायलट प्रोजेक्ट के तहत खोले गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 661 है और अभी हो सकता है और ज़्यादा बढ़ गई हो। इनमें एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि 5th क्लास पास आउट करने के बाद होता है। ये एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और इसमें एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सारे सेक्शंस आते हैं। ये CBSE एफिलिएटेड होता है। इनमें छात्र जो हैं उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, पीने के लिए, उनके वस्त्र वगैरह सब कुछ, हर तरह की फैसिलिटी होती है। इनमें को एजुकेशन होती है, यानी कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए इनमें मतलब एजुकेशन का स्तर है। ये 6 से 12 तक की पढ़ाई जो है वो फ्री कराते हैं और यहाँ पर 75% जो है ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं सीटें, और 25% सीटें जो हैं वो शहरी छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं और 3% जो है वो विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित होती है। इनकी जो तकनीकी भाषा होती है वो होती है इंग्लिश। मतलब तकनीकी भाषा का मतलब है मैथ और साइंस की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में होती है, और बाकी जो लिटरेचर के सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, SST हो गया, है ना, ये सब हिंदी में होते हैं। 1/3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए भी रिजर्व होती है, मतलब 33% वुमन रिजर्वेशन होता है इसमें। ठीक है, इसमें रहना और खाना निःशुल्क होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, स्कूल की फ़ीस भी कुछ नहीं होती। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे अच्छे प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा का मतलब इंतजाम करना। ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी वो शिक्षा से दूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके या तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिस वजह से वे नहीं पढ़ना चाह रहे हों। तो ऐसे प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाने के अवसर दिए जाते हैं इन विद्यालयों में। इन विद्यालयों में धर्मनिरपेक्षता होती है और समाजवाद का भी लक्ष्य होता है, मतलब धार्मिक कुरीतियों को अपने दिमाग से हटा दिया जाता है बिल्कुल, और एक सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श हैं ये, मतलब इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ भी खराब होता है। छात्रों की पूर्ण क्षमता का विकास करने में सक्षम होते हैं, छात्रों की योग्यताओं के विकास को अवसर प्रदान करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों के वो छात्र जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन्हें अच्छी शिक्षा का उनके लिए इंतजाम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने नवोदय विद्यालय हैं? तो अभी तक उत्तराखंड में 2003 तक जो गिनती की गई थी उसमें 13 नवोदय विद्यालय थे। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? वो होता है क्षेत्रीय भाषा, और 6 से 9 तक में जो एंट्रेंस होता है वो आपको 6 में या 9 में एंट्रेंस आपको देना पड़ता है। 6 से 8 तक का जो माध्यम होता है वो होती है आपकी क्षेत्रीय भाषा।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं KVS। ये क्या होता है? केंद्रीय विद्यालय संगठन, है ना। क्या ये उसके जैसा ही होता है, NVS के जैसा ही होता है? तो जी नहीं, वो बिल्कुल अलग होता है। KVS अलग होता है। वो अलग बात है कि इसका भी जो वो है, क्या कहते हैं, स्थापना है वो MHRD ने की है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो देख लेते हैं KVS क्या होता है। KVS की फुल फॉर्म होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन। सेंट्रल लेवल के जो स्कूल होते हैं, इनका उद्देश्य होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कर्मचारी हैं, मतलब उनका बहुत बार ट्रांसफ़र होता रहता है ना, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर उधर वो घूमते रहते हैं। तो उनके घूमने की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना हो, है ना, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके, उनको स्कूल में एडमिशन मिल सके, तो इसके लिए ये सेंट्रल स्कूल जो है वो खोले गए हैं। तो कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होने पर बच्चों का जो समान स्तर रहे, समान पाठ्यक्रम रहे और उन्हें शिक्षा मिल सके, है ना, और वो उसी क्लास से शुरू कर सके जिस क्लास से वो ट्रांसफ़र हुए हैं। इसके लिए ये विद्यालय जो थे, इनकी स्थापना 1963 में की गई थी। शुरू में इनकी संख्या 20 थी, अभी बहुत सारे हो गए ये तो खैर। संगठन की संरचना व उद्देश्य NUS जैसे ही है, NVS जैसे ही है। मतलब इसका जो संगठन है उसको बनावट और उसके उद्देश्य भी वही हैं जो NVS के ही हैं। बस NVS जो है वो गरीब और गाँव के बच्चों के लिए था, और KVS जो है ये सरकारी नौकरी वालों के बच्चों के लिए है। और ये संगठन के 3 क्षेत्र होते हैं, केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। केंद्रीय स्तर का मतलब होता है सामान्य निकाय, यानी कि उच्च अधिकारी वगैरह जो हैं और राज्य मंत्री वगैरह जो हैं उनके बच्चे। प्रशासनिक निकाय, है ना, 2 निकाय होते हैं इसमें। सामान्य में उच्च अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, प्रशासनिक में आपके कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, इन सब के बच्चे पढ़ते हैं। फिर है समितियाँ क्या काम करती हैं, तो इसमें कई तरह की समितियाँ होती हैं, जैसे वित्त समिति, निर्माण समिति, सलाहकार समिति। फिर है क्षेत्रीय स्तर, शैक्षिक अधिकारी, उच्च अधिकारी, अन्य कर्मचारी जो है ये सब इसके अंदर आते हैं। CBSE की परीक्षाएँ होती हैं, ऐसा इनका बोर्ड भी CBSE होता है। स्थानीय स्तर, विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण होता है जिसके मुख्य जिलाधिकारी होते हैं, है ना, ये सब इसके स्तर होते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वही है कि स्थानांतरित पदों पर, मतलब जो लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं एक से दूसरी जगह, उनके कर्मचारियों के बच्चों को समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम प्रदान कराया जाए। स्कूल में मॉडर्न एजुकेशनल टेक्निक्स का यूज़ किया जाए। KV का विकास करना, मतलब इसकी विकास में, मतलब इसका अच्छे से विकास करना और इसमें गुणवत्ता लाना। सभी छात्रों को शिक्षा में समान अवसर देना। 6 से 9 तक का पाठ्यक्रम में संस्कृत भी होती है, मतलब यहाँ पे संस्कृत को वरीयता दी गई है बाकी सब लैंग्वेजेस से। अब इसकी स्थापना द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर की गई थी, जगन्नाथ दास की अध्यक्षता में। सेकंड वेतन आयोग के अध्यक्ष थे ये। KV की शुरुआत 15 दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KV की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 15 दिसंबर 1963 को, 1963। अच्छा, 3 विदेशों में भी है, मतलब विदेशों के में भी इंडिया के बच्चे अगर ट्रांसफ़र लेंगे तो वो इन्हीं स्कूल में पढ़ सकते हैं, काठमांडू, तेहरान और मॉस्को में। 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है, इनमें बुक्स NCERT की ही चलती हैं। इनके अध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री। 15 दिसंबर 1965 को इसका पंजीकरण किया गया था, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1963 को। 2 साल बाद इसका पंजीकरण किया गया था। इसमें कौन कौन सी प्रमुख समितियाँ होती हैं, तो पहली है शिक्षा सलाहकार समिति, कार्य समिति, वित्त समिति। आदर्श वाक्य है इसका तत्वम पुराणम अप्रवशु, ये इसका आदर्श वाक्य। ये भी पूछा सकता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। अभी इस समय एट प्रेजेंट स्कूलों की संख्या 1252, ये भी हो सकता है और बढ़ गई हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम 9th क्लास में होता है इसका, जबकि वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो था आपका, जो नवोदय विद्यालय था, वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम 5th क्लास के बाद होता है। इसमें कोई ऐसा गांव या शहर के बच्चों का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इसमें कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, बस उसके पेरेंट्स जो हैं वो बाई ट्रांसफ़र, मतलब सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। बहुत कम KV में हॉस्टल फैसिलिटी होती है, बल्कि ये रेसिडेंशियल ही है, ठीक है। तो बहुत कम ऐसे KV होते हैं जिनमें हॉस्टल होते हैं, ये रेसिडेंशियल होते हैं, होते ही नहीं है, मतलब अपने घर से ही बच्चा पढ़ने जाता है, वहाँ पे रहने की सुविधा नहीं होती है। 1/3 सीट नहीं होती रिजर्व यहाँ पर, वहाँ पे 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 1/3 सीट रिजर्व नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स की, तो उसको ये आसानी से एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके नवोदय विद्यालय एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।